बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। शुरुआत करेंगे लोकसभा के साथ। लोकसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को उक्त विधेयक सदन में पेश किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस नीति पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जबकि 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करते हुए कहा कि यह सूची बहुत लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश की उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की थी, ऐसा कहा। लेकिन पता नहीं इस पर क्यों विचार नहीं किया गया। जो भी कारण और हित रहे हों, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपका यानी कि कांग्रेस का अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 2024 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही की थी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के अंदर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने प्रस्ताव जारी किया है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ में शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले से ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर इनकी स्थापना होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार की नीति ईमानदार है और ये संशोधन विधेयक भी ईमानदार प्रयास के तहत लाया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। उन्होंने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। गौरव गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून भी पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मंत्री जितेंद्र सिंह के वक्तव्य और विधेयक के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीर नहीं है और ये केवल दिखावे का विधेयक है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए यह दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। गौरव गोगोई ने दावा किया कि 2024 का कानून उस समय भी विफल साबित हुआ था और नया कानून भी विफल रहेगा, क्योंकि यह सरकार की विफलता का स्मारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनका स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक माफिया, कोचिंग माफिया और परीक्षा प्रणाली में धांधली पर चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर ध्यान देने की बात करते हैं। गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि एनटीए के चेयरमैन एक विशेष संगठन से जुड़े हैं तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनके पूर्व कार्यकाल के दौरान भी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। उनका आरोप था कि सरकार के लिए शिक्षा का उद्देश्य लोगों को एक विशेष विचारधारा से जोड़ना और उसके पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना नहीं होना चाहिए। गौरव गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि वो उन युवाओं को नमन करते हैं जिन्होंने सबको ये याद दिलाया कि लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनके जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। बांसुरी स्वराज ने प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं होता बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं, उनकी सरकार की नीयत है, इसीलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित हो गए हैं और अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गए हैं। ऐसे में यह विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथी और विपक्ष के लोग ये विमर्श तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस ने सप्रसंग सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकते हैं और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। अखिलेश यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब लोकसभा में लौटे
तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर आपने यानी कि भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़े थे। उन्होंने राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले का उल्लेख करते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया कि जो लोग चढ़ावे को चोरी होने से नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में पेपर लीक की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं वहां ऐसी स्थिति है। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक समाधान नहीं है बल्कि इस बात का कबूलनामा है कि सरकार परीक्षाओं और छात्रों को संरक्षण देने में विफल रही है। अभिषेक बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा यह सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा भारत पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि आज पेपर लीक एक पैटर्न बन गया है। उन्होंने पिछले दिनों नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार को हर प्रदर्शन साजिश, हर छात्र दुश्मन और हर सवाल राष्ट्र विरोधी लगता है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान ही नहीं कर रही है और मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा नीट में एक रूपता नहीं है, ये छात्रों के लिए नहीं है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मारन ने कहा अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं होना चाहिए। द्रमुक सांसद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हमें नीट नहीं चाहिए, आप अड़े क्यों हैं? आप गलती कर रहे हैं। ये परीक्षा हमारे युवाओं और बच्चों के खिलाफ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल देने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड का भरोसा यानी कि जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं? प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की जनता सरकार से जवाबदेही मांग रही है लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि आंसू गैस के गोले छोड़ने
लाठीचार्ज करने और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। केरलम के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये थी लोकसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और अब आइए आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। आपको बता दें कि राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की आज की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। वित्त मंत्रालय के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के लिए शांतनु ठाकुर ने और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए हर्ष मल्होत्रा ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। इनके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। इनमें से एक रिपोर्ट केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने और दूसरी रिपोर्ट उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बम्भानिया ने पेश की। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया और इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित रूप से बल प्रयोग किए जाने का मुद्दा उठाने लगे। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर अपना बयान दे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने यह मांग की कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों ने कल भी यही मांग की थी और इस मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण 4 बार के स्थगन के बाद बैठक को आज मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और आज सदन की बैठक शुरू होने पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग का विरोध किया। कुछ विपक्षी सदस्य अमित शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन व्यवधान के कारण, हंगामे के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया और यह विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है।
उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करना है। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य में मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई और इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। जीतन राम मांझी द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के व्यवधान को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने 2:02 पर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब बुधवार को सुबह 11 बजे होगी और उच्च सदन में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी थी। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 उच्च सदन में पिछले सप्ताह शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। संशोधन विधेयक के अनुसार वर्तमान में कोई ऐसा विधिक उपबंध नहीं है जो वंदे मातरम गायन के अपमान को रोकता हो। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों की प्रावधान है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और नीट प्रश्न पत्र लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही है। अब तक एक भी दिन उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल और अन्य विधायी कामकाज नहीं हो पाया है। इसी के साथ संसद समाचार में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।